मिनी गेट्सन का चैप्टर नंबर 15 आज हम करेंगे और चैप्टर का नाम है डायूरेटिक्स एंड अदर ड्रग्स व्हिच एक्ट ऑन किडनी। अच्छा, किडनी पे जो ड्रग्स काम करती हैं दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद ऑब्वियसली रीनल इश्यूज but also cardiovascular and endocrine issues. So for example blood pressure lowering drugs जो हैं they also work on kidney endocrine issues, वो भी हम देखेंगे। These disorders may involve sodium and water homeostasis. Each segment of the nephron, एक बात मैं यहाँ आउटसाइड पे आपको बता देता हूँ कि आपको रीनल फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से अगर आपको ये डायूरेटिक्स का यूज समझना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा और यहाँ ऑब्वियसली इस वक्त मैं ये सिर्फ नाम ले रहा हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज ग्लोमेरुलस, आई विल नॉट टेल यू व्हाट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की फिजियोलॉजी, यहाँ किस तरह सोडियम रीएब्सॉर्ब होता है, कैसे ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब होता है, देन देयर इज लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। सो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि आप रीनल फिजियोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं जो मैंने गाइडेंस आपको ऑलरेडी पढ़ाई है। ठीक है, नाउ ईच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, और सेगमेंट्स के यहाँ पे शॉर्टकट्स इन्होंने दिए हैं, ये अभी से समझ लो क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में ये यूज करने वाला हूं। सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द पीसीटी, then there is thick ascending loop of Henle which is TAL, distal convoluted tubule DCT, distal convoluted tubule, and cortical collecting tubule CCT. They have different mechanism for reabsorbing sodium and other ions. Obviously हमने बहुत डिटेल में एक्सटेंसिवली पढ़ा हुआ है कि कौन से सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन से किस तरह कौन सा आयन एब्जॉर्ब होता है, कौन सा आयन सिक्रीट होता है। ओके, अब ये जो ड्रग्स किडनी पर काम करती हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज। नंबर वन आर द ड्रग्स व्हिच मॉडिफाई सॉल्ट एक्सक्रीशन, and then number two are the drugs which modify water excretion. So water पे जो physiology पे या water levels पे या water homeostasis पे जो drugs काम करती हैं they include osmotic diuretics. Obviously they will work on water balance of the body. Osmosis हम पढ़ेंगे अभी किस तरह काम करती हैं। So how do they work is by releasing a lot of water out of the body. So osmotic diuretics they change the water balance of the body. Then anti-diuretic hormone agonist, यानी ये वो ड्रग्स होंगी जो एंटी डायोरेटिक हार्मोन की तरह काम करेंगी, एग्जांपल है डेस्मोप्रेसिन। एंड देन एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट, ये वो ड्रग्स हैं जो एंटी डायोरेटिक हार्मोन के ऑपोजिट काम करेंगे बिकॉज दे आर एंटागोनिस्ट, दे विल ओपोज द फंक्शन, एग्जांपल है कॉर्बिनैप्टेन। ओके, सो ये वो ड्रग्स हैं जो वाटर एक्सक्रीशन पे काम करती हैं। एंड देन वी हैव द ड्रग्स व्हिच मॉडिफाई और व्हिच ऑल्टर द सॉल्ट एक्सक्रीशन। सो फॉर एग्जांपल वो ड्रग्स जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करती हैं, टिपिकल एग्जांपल आर द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, एग्जांपल बीइंग एसिटाजोलामाइड। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे लूप डायोरेटिक्स, लूप ऑफ हेनले है तो लूप डायोरेटिक्स इजी है याद रखना, और इसकी प्रोटोटाइप एग्जांपल है फ्यूरोजामाइड। Then distal convoluted tubule thiazide, D-E-D-R-I, चूंकि इसमें D आ रहा है यहाँ भी D आ रहा है, easy to remember, thiazide diuretics on distal convoluted tubule, example इसकी है hydrochlorothiazide। And then we have cortical collecting tubule, उस पर काम करता है पोटेशियम। K for cortical अगर आप याद रखना चाहें तो आपको याद रहेगा K is for potassium and cortical means CCT पर ये काम करती हैं, example is spironolactone, and also osmotic diuretics have the tendency to modify salt excretion. So ये टेबल अगर आपको याद हो गया then you are good to understand how the drugs work on kidney. यही कैटेगरीज हैं। आगे इस चैप्टर में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। सो आई विल टीच यू अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, आई विल टीच यू अबाउट फ्यूरोजामाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इन्हीं डोमेन्स पर हम बात करेंगे। सो एट द वेरी आउटसेट दैट्स द ब्यूटी ऑफ मिनी कैट्सिंग कि शुरू में एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा टेबल दे देता है ताकि आपको एक बर्ड्स आई व्यू पता लग जाए। बर्ड्स आई व्यू समझते हो ना कि यहाँ जमीन पे जो भी है अगर ये बर्ड उड़ रही है, वाह क्या बर्ड बनाई है, तो इसको ऊपर से ये सारा कुछ दिख रहा होता है। आप यहाँ जब खड़े होते हैं नीचे तो आपको अपनी विजन, टनल विजन सिर्फ इतना दिख रहा होता है, लेकिन बर्ड को पूरा कुछ दिख रहा होता है, तो जिसको हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। सो बर्ड्स आई व्यू में दैट इज द टेबल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, लेकिन मैं एक बार फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ, यू must first understand renal physiology, otherwise you will not be in a position to understand renal pharmacology, as simple as that। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि proximal convoluted tubule में क्या काम हो रहा है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स क्या काम कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले बॉस ये मेरे रीनल फिजियोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ के आओ, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि यार सर आप जब फार्मा करा रहे हैं उसी वक्त साथ साथ थोड़ी फिजियो पे भी अगर रोशनी डाल दी जाए, भाई पॉसिबल नहीं है, बात समझने की कोशिश करो। मैं फार्मा पे जब फोकस कर रहा हूं तो फिजियोलॉजी यार 1 घंटे का मैंने ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है, अब वो 1 घंटा मैं यहाँ 2 मिनट में कैसे आपको समझाऊं? क्यों नहीं पहले फिजियो पढ़ के आते यार, शॉर्टकट क्यों ढूंढते हो? देखो अगर आपने सारी जिंदगी ये मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है ना, तो ये शॉर्टकट्स मत ढूंढो यार, ढंग से जो तरीका बता रहा हूँ वो करो। फिजियो पहले पढ़ो फिर फार्मा पे आओ, ठीक है? नाउ रीनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड डायूरेटिक ड्रग ग्रुप्स। द किडनी फिल्टर प्लाज्मा और वाटर एंड सॉल्यूट्स एट द ग्लोमेरुलस एट अबाउट 180 liters per day, ये हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज द GFR, and must recover a significant percent of most of these substances before they are excreted in the urine. So ये वाली जगह है ना, यहाँ पे there is an afferent arteriole, there is an efferent arteriole, तो ये जो भी प्लाज्मा विलाज्मा सॉल्ट ये फिल्टर होता है, इस जगह फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस पर, लेकिन ज्यादातर चीजें वापस आपके ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं, लिहाजा जो यूरिन में यहाँ से कंटेंट निकल रहा होता है वो बहुत ही कम वाटर, बहुत ही कम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ज्यादातर एब्सॉर्ब हो गए हैं। सो ये बात यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको। द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर द रिकवरी ऑफ आयरन and water in the various segments of the nephron are, अब ये फिगर देखते हैं, because the mechanism for reabsorption of salt and water differ in each of the 4 major segments. 4 major segments बोले तो proximal convoluted tubule, thick ascending limb of loop of Henle, number 2, number 3 is distal convoluted tubule, and number 4 is the collecting ducts, cortical collecting ducts. तो ये 4 segments हैं, इन सब में अलग अलग तरह से सोडियम पोटेशियम ये सब हैंडल होता है। An exception is the aldosterone receptor antagonist group. These drugs enter the collecting tubule cell from the basolateral side and bind to the cytoplasmic aldosterone receptor. जब पढ़ाऊंगा तब ये बात मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जितनी भी अभी हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो डायोरेटिक्स है, most of the diuretics they act from the luminal side of the membrane, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा नेफ्रॉन है तो ड्रग भी फिल्टर होगी, और ड्रग देखो ये जो नेफ्रॉन है ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन की साइड जो एपिथेलियल लाइनिंग है दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिनल साइड, और बाहर का जो ये साइड है ये कहलाता है बेसोलेटरल साइड जो कि इंटरस्टिशियम की तरफ है। तो ज्यादातर जो डायोरेटिक्स हैं वो ल्यूमिनल साइड यानी अंदर की तरफ काम करते हैं, लेकिन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट बाहर यानी बेसोलेटरल सरफेस पे काम करते हैं। The kidney contains numerous adenosine and prostaglandin receptors as well. Agonists and antagonists at these receptors can alter the renal function directly and alter the response to the diuretic agent. So we'll talk about these things when we talk specific drugs. Okay. Now, as always, we will have a quick look at what these terminologies mean. आखिरी terminology से start करते हैं यार। पहला term है uricosuric diuretic. It's a diuretic that increases uric acid excretion from the body. इसीलिए इसका नाम है uricosuric, यानी यूरिन में यूरिक एसिड निकल रहा है। Usually by inhibiting the uric acid reabsorption, और इसकी एग्जांपल है ethacryonic acid. So basically ये यूरिन का बॉडी से निकलना बढ़ाएगा, that's why it is called diuretic, और ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को भी बढ़ाता है। Then there is a term called potassium sparing diuretic. It is a diuretic that reduces the exchange of potassium for sodium in the collecting tubule, a drug that increases sodium and reduces potassium excretion. So ये पोटेशियम की जान छोड़ देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग। इसको ऐसे समझो यार, क्लास में होता है ना, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम, और इनके कोई भी नाम है। सपोज एक ये स्टूडेंट है जिसका नाम आसिफ है, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, बाकियों के कुछ और नाम है। अब ये है आपकी क्लास टीचर, तो ये जो क्लास टीचर है ये आसिफ उसका बड़ा फेवरेट है, तो ये उसको हमेशा छोड़ देती है, कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इन तीनों की बैंड बजाती है, डांटती है, पेरेंट्स को बुलाती है। तो मैं इस टीचर को पता है क्या कहूंगा, दिस टीचर इज आसिफ स्पेयरिंग टीचर, क्योंकि आसिफ को स्पेयर कर रही है, आसिफ को कुछ नहीं बोल रही, आसिफ की जान छोड़ी हुई है। तो इसी तरह अगर पोटेशियम की जान छोड़ दी जाए तो उसे हम कहेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। सो इट रिड्यूसेस पोटेशियम एक्सक्रीशन बट इट इंक्रीजेस सोडियम, तो सोडियम की बैंड बज रही है और पोटेशियम बच रहा है। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडिस जो कि पिट्यूटरी कैटेगरी और नेफ्रोजेनिक कैटेगरी का है। सो अगर
Loss of urine concentrating ability in the kidney is caused by the lack of responsiveness to the antidiuretic hormone. This is called nephrogenic. यानी किडनी का काम है ना वाटर को रीएब्सॉर्ब करना, कॉन्सेंट्रेट करना यूरिन को, और दैट हैपेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन. अब सपोज एंटीडायरेटिक हार्मोन ठीक ठाक है लेकिन वो किडनी पे जाके काम करने की कोशिश कर रहा है, किडनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये बंदा लूज करेगा अ लॉट ऑफ यूरिन. ये यूरिन लूज करेगा, एडीएच तो नॉर्मल है, किडनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो ऐसे डायबिटीज इंसिपिडिस को हम नाम देते हैं नेफ्रोजेनिक. नेफ्रोजेनिक का मतलब यह है कि मसला किडनी में है, और अगर मसला पिट्यूटरी की तरफ हो यानी एडीएच का लेवल ही कम हो, देयर इज लैक ऑफ एडीएच, तो उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडिस. तो डायबिटीज इंसिपिडिस में देयर विल बी अ लॉट ऑफ यूरिन सीक्रेटेड आउट ऑफ द बॉडी. अगर मसला किडनी के रिस्पांस में है, एडीएच नॉर्मल है तो नेफ्रोजेनिक, और अगर एडीएच लो है तो पिट्यूटरी. देन देयर इज हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. ये नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. देयर इज हाइपोकैलेमिया एंड देयर इज अल्कलोसिस. So this is a shift of the body electrolyte balance and pH involving a decrease in serum potassium. That's why hypokalemia, and an increase in blood pH. Increase in blood pH means alkalosis. Typical result of loop and thiazide diuretic action is hypokalemic metabolic alkalosis. We will talk about this, why this actually happened. इस वक्त सिर्फ नाम समझ लो. Then there is another name that you should understand is hyperchloremic. So here chloride will be high and there will be metabolic acidosis. ये यहाँ पे लिखा हुआ है. That is basically pH balance involving serum chloride is high, therefore hyperchloremic, and there will be acidosis. Then what is diluting segment? A segment of the nephron that absorbs solute लेकिन water को नहीं absorb करता. So if solute is absorbed, तो पीछे बचने वाला जो पानी है वो काफी dilute हो जाएगा. That's why it is known as diluting segment. The thick ascending limb of loop of Henle, which is the TAL, and the distal convoluted tubule, which is the DCT, are active salt absorbing sites, and they are not permeable to water, so they are also called diluting segments. Okay. Then there is bicarbonate diuretic. It's a diuretic that selectively increase sodium bicarbonate excretion. An example being carbonic anhydrous. अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. So all these terms very good, clear, and they should be clear. Otherwise you'll be stuck, guys. So now let's start about our discussion on the drugs which act on proximal convoluted tubule. है क्या proximal convoluted tubule? किस पोर्शन को बोलते हैं? देखो, ये है बॉमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. उसके बाद ये जो सारा कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है, इधर से लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज लूप ऑफ हेनले. तो इसके पीछे पीछे ये सारी जो चीज है, दिस इज कॉल्ड proximal convoluted tubule. So that is what it is. Okay. Now in the proximal convoluted tubule, ये जो segment है, it carries out isoosmotic reabsorption of amino acid, glucose, न्यूमरस आइंस. इस सेगमेंट में काफी सारा सोडियम भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस यहाँ से फिल्टर होके आता है ना, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्लोराइड भी, साथ साथ पानी भी. सो इसको हम कहते हैं आइसोस्मोरिक, यानी सोल्यूट भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, पानी भी एब्जॉर्ब हो रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इस बात को मिस नहीं करना. इट इज द मेजर साइट फॉर सोडियम एंड क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन. The proximal tubule is responsible for 60 to 70% of total reabsorption of sodium. सारे का सारा सोडियम जो यहाँ से फिल्टर होके आता है ना, उसमें से तकरीबन 70% इधर proximal convoluted tubule में reabsorb हो जाता है. Okay, so that's an important thing. Now, no currently available drug directly acts on sodium chloride reabsorption in the proximal convoluted tubule. The mechanism for bicarbonate reabsorption is also shown. अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम में. Bicarbonate itself is poorly reabsorbed through the luminal membrane, but conversion of bicarbonate to carbon dioxide by the carbonic anhydrase or bicarbonate can then be regenerated by the carbon dioxide within the tubular cell and transported into the interstitium. ये जो सारा गेम है ना, देखो ये इस तरह से है. That's a proximal convoluted tubule cell. इस तरफ आप देख रहे हैं इंटरस्टिशियम है और इस तरफ ल्यूमन है, तो ये ल्यूमिनल बॉर्डर है, ये बेसोलेटरल बॉर्डर है. सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, अगर आप बाइकार्बोनेट को देखना चाहें, सो जो बाइकार्बोनेट है वो कंबाइंड विद हाइड्रोजन और कार्बोनिक एसिड बना रहा है, एंड देन इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इनटू द सेल. दिस इज द सेल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस वाटर के साथ कंबाइन होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, बाइकार्बोनेट निकल के इंटरस्टिशियम में आ जाता है. तो ये पूरा साइकिल है बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन का. नाउ सोडियम इज सेपरेटली रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द ल्यूमेन इन द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, एंड these transporters are called NHE3 transporters. So these are the
E3 ट्रांसपोर्टर्स जो सोडियम को सेल के अंदर लेते हैं इन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन. सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट. तो जो फिल्टर होके ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन में सोडियम आया था वो अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर चला गया और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के जरिए वो इंटरस्टिशियम में यानी आपके ब्लड में चला जाता है. ओके, सिंपल स्टोरी. यहां तक बात सारी समझ में आ गई. आगे बात करते हैं. नाउ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑन द ब्रुश बॉर्डर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द proximal convoluted tubule, and it's a target for carbonic anhydrase inhibitors. Active secretion and reabsorption of weak acid and bases also occur in the proximal tubule. So proximal tubule is a site for a lot of absorption. Most weak acids transport occur in the straight S2 segment distal to the convoluted part. Uric acid transport is especially important and it is targeted by some of the drugs which we use for gout as well. हम पढ़ेंगे gout में ये concept दोबारा आएगा. Weak bases are transported in the S1, S2 segments. A glucose sodium transport SGL2 is responsible for reabsorption of glucose. So basically अब तक सारी ये बात हो रही है कि जो proximal convoluted tubule है, it reabsorbs a lot of things. Reabsorbs from where and gets them to where? From the lumen, क्योंकि यहाँ filtration हुई थी. So from the lumen into the blood. So that is the blood side. Okay. सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है एंड यूरिक एसिड रीअब्सॉर्ब होता है, क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होता है, ऑल दिस थिंग्स. अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो इस साइड पर यानी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के साइड पर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आप यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा, बाइकार्बोनेट एब्सॉर्ब नहीं होगा, देयर विल बी इश्यूज. अभी वो दिखाता हूं क्या है. इतना समझ लीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम जो यहां से बाइकार्बोनेट को सेल के अंदर और फिर सेल के अंदर से ब्लड की तरफ लेके जाने में इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करते हैं then what will happen? So acetazolamide is an example. It's a prototype agent, prototype drug of this category, and these diuretics are sulfonamide derivatives. well, याद रहे ना रहे sulfonamide derivative वाली बात. The mechanism of action is inhibition of carbonic anhydrase in the brush border as well as in the cytoplasm. So carbonic anhydrase either भी luminal border पर भी बन और cytoplasm में भी काम नहीं करेगा. तो क्या होगा? Carbonic anhydrase is found in other tissues as well, and if you take this drug, those tissues will be affected as well. Okay, and what will be the effects? The major renal effect is bicarbonate diuresis. मसला सारा ये बनेगा कि ये जो बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो रहा था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से हो रहा था. अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम नहीं कर रहा तो बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा. इसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट डाइयूरेसिस. अब ये टर्म आपको समझ में आएगी, बाइकार्बोनेट डाइयूरेसिस. ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं जनाब. As increased sodium is presented to the cortical collecting tubule, some of excess sodium is reabsorbed and potassium is excreted, resulting in significant potassium wasting. So, because यहाँ पे ये bicarbonate की absorption disturb हुई है, we still get a lot of sodium entering into the cells and then into the interstitium. तो सोडियम का तो काम ठीक ठाक चल रहा है और इस सोडियम की एब्जॉर्प्शन के साथ अब पोटेशियम की एक्सक्रीशन लिंक हो जाती है. So that is why as a result there is bicarbonate depletion. Obviously because you are using carbonic anhydrase inhibitor, sodium bicarbonate excretion slows even with continued diuretic administration and the diuresis is self-limiting. So 2 से 3 दिन में ये जो इस diuretic effect है that goes away. Secretion of the bicarbonate into the aqueous humor by the ciliary epithelium in the eye and into the CSF by the choroid plexus is also reduced because आपकी आई में और cerebrospinal fluid में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कर रहा है. अब जब आप इनहिबिटर यूज करोगे तो वो किडनी पे भी जाके काम करेगा और इन जगहों पे भी जाके काम करेगा तो CSF VSF बनना भी कम हो जाएगा. In the eye, a useful reduction in intraocular pressure can be achieved. So actually इसीलिए ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं ये सिर्फ किडनी में नहीं बल्कि ये ग्लाकोमा में भी यूज होते हैं. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिडोसिस ऑफ द cerebrospinal fluid results in hyperventilation which can protect against high altitude sickness. इसीलिए जो मोशन सिकनेस है, देखेंगे सारी चीजें कैसे लिंक्ड है. अगर हाई एल्टीट्यूड पे जो मोशन सिकनेस हो रही है, यू गिव द पेशेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन.
द ऑक्यूलर एंड द सेरेब्रोस्पाइनल इफेक्ट्स आर नॉट सेल्फ लिमिटिंग, यानी जब तक ड्रग देते रहोगे वो काम होता रहेगा। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, यूरिन में बाइकार्बोनेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन, एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा, ऑल्सो सोडियम एक्सक्रीशन। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो सारा साइकिल डिस्टर्ब होगा, इससे सोडियम की जो क्योंकि सारा गेम क्या था, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा था तो बाइकार्बोनेट बन रहा था, और जो हाइड्रोजन आयन बन रहा था वो सोडियम के साथ एक्सचेंज हो रहा था। अब ये सारा सिस्टम बंद हो गया तो सोडियम की एंट्री सेल में ऑब्वियसली कम होगी ना, किसी एंगल से बढ़ भी रही है, यानी सोडियम की डायरेक्टली एंट्री अफेक्ट नहीं हो रही, तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली बाइकार्बोनेट की एंट्री कम हो गई है लेकिन सोडियम की नहीं हुई। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। अदर एस्पेक्ट इसका ये है कि चूंकि ये हाइड्रोजन आयन बन नहीं रहा, बिकॉज बाइकार्बोनेट एब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो चूंकि हाइड्रोजन आयन बन नहीं रहा सेल के अंदर, तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर बीइंग एक्सचेंज्ड विद सोडियम। सो सोडियम की एंट्री भी अफेक्टेड हो रही है। फिजियोलॉजी में किसी भी एक चीज को एक्सप्लेन करने के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट किस में बात हो रही है। ओके, सो एज अ रिजल्ट, सो यू आर लूजिंग सोडियम बाइकार्ब, and because you are losing bicarb, the overall body pH effect will be acidosis. Okay, so which is usually self-limiting. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था यार, वीडियो को बार देख लो अगर बात समझ में एक दफा में नहीं आई। अच्छा, क्लिनिकली कब कब यूज करते हैं एसिटाजोलामाइड? इज एक दो तो मैंने आपको बता दिए, एक आई टोल्ड यू ग्लाकोमा में यूज करता है, दूसरा मैंने आपको बता दिया मोशन सिकनेस में, हाई एल्टीट्यूड में, है ना। Acetazolamide can also be administered orally, but topical analogs are also available, such as dorzolamide and brinzolamide for eye के use के लिए सिर्फ। Acetazolamide is used to prevent acute mountain sickness, high altitude sickness को भी रोकने में काम आता है। That what we already discussed. Drowsiness and paresthesia toxicities are commonly reported after oral therapy. Side effects: cross allergenicity between these and other sulfonamide derivatives is also reported. Renal potassium wasting may be so marked and therefore it can actually lead to hypokalemia. Okay, patients with hepatic impairment often excrete large amount of ammonia in the urine in the form of ammonium ion. If they are given acetazolamide, alkalinization of the urine, क्योंकि आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर रहे हो, so you are alkalinizing the urine, and that will what will happen? It will prevent the conversion of ammonia into ammonium, जिसके रिजल्ट में होगा क्या कि these guys may develop hepatic encephalopathy because increased ammonia reabsorption. क्योंकि होना ये था कि अमोनिया को कन्वर्ट हो जाना था अमोनियम में, वो हो नहीं रहा, तो अमोनिया रीएब्सॉर्ब होगा। सो अब ये पेशेंट जिनमें लिवर ऑलरेडी डैमेज है और आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे रहे हैं, द पेशेंट कैन गो इनटू हेपेटिक एन्केफेलोपैथी बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया, हाइपरअमोनिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। दो सीरियस मैंने आपको चीजें बताई हैं। अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे रहे हैं, there can be low potassium level, so watch out the cardiac physiology. And there can be hepatic encaph because of increased ammonia because the urine is alkalinized. Okay, कार्बोनिक एनहाइड्रेज inhibitors may also cause potassium and phosphate wasting. ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पोटेशियम कम होता, right? So that's all about the carbonic anhydrase inhibitors. आपको पता होना चाहिए कहाँ काम करते हैं। They work on the carbonic anhydrase. क्या आयोनिक सीक्वेल है अगर आप ये ड्रग देते हैं, ड्रग कौन सी इनकी प्रोटोटाइप है एसिटाजोलामाइड, क्या इसके क्लिनिकल यूजेजेस हैं। ओके, अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, व्हिच इज द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, TAL। इस सेगमेंट को अगर फिजियोलॉजी से रिकॉल करो तो इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ये चीजें रीएब्सॉर्ब होती हैं फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द इंटरस्टिशियम। यानी अगर आप ये डायग्राम देखो, सो इस सेगमेंट में पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड, एक्चुअली 2 क्लोराइड, आपने उसको नाम भी हम देते थे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये था ना, एक चैनल होता है जिससे ये सारा सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड के जो आयन हैं वो रीएब्सॉर्ब होते हैं। और ये सेगमेंट इस तरह का यहाँ पे ग्रेडियंट जनरेट करता है कि इसी जगह पर इन्हीं ट्रांसपोर्ट्स की वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम की रीएब्सॉर्प्शन भी होती है। सो दैट इज द सेगमेंट जहां ये सारा कुछ काम हो रहा है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा कि कैल्शियम कैसे रीएब्सॉर्ब होता है, बट द पॉइंट इज कि this is the site where reabsorption of sodium, potassium and chloride are accomplished by a particular channel which is known as sodium potassium 2 chloride, या उसको NKCC2 भी कहते हैं, and this is the largest of the loop, this is the target, not the largest, is the target of the loop diuretic. So this is the channel जिस पे जाके loop diuretic काम करेंगे और इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे। अगर ये चैनल ब्लॉक हो गया तो ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और यूरिन में आगे बढ़ेगा। अच्छा, होगा फिर ये
कि जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आगे बढ़ेगा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सोडियम, बिकॉज सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सोडियम. अब इस जगह पे जब लॉट ऑफ सोडियम होगा तो वो सोडियम बॉडी में एब्सॉर्ब होगा इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम एंड हाइड्रोजन. यानी अगर आप इस जगह पर लूप डायोरेटिक से इस चैनल को ब्लॉक करोगे तो यहाँ चूंकि सोडियम बहुत ज्यादा पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि वो एब्सॉर्ब नहीं हुआ ना. अब सोडियम यहाँ काफी ज्यादा पहुंचेगा तो वो सोडियम बॉडी में जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन. सो अल्टीमेटली इफ यू यूज लूप डायोरेटिक्स you lose potassium in the urine and you lose hydrogen in the urine, जिसका मतलब ये है कि you develop hypokalemia and you develop alkalosis. So that's a very important point to remember. यहाँ कहीं टेबल पे दिया हुआ भी होगा कि जो loop diuretics हैं they cause alkalosis because you are losing hydrogen and you are actually losing potassium. So body में hypokalemia होगा लेकिन urine में हाइपरकैलेमिया होगा, हाई पोटेशियम, एंड ऑब्वियसली यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ सोडियम. यही तो इनका काम है, ये उस चैनल को जाके ब्लॉक कर देते हैं. सो सारी फिजियोलॉजी अगर पढ़ी होगी तो ये सब बातें समझ में आएंगी, वरना घंटा सर पे से गुजरेंगी कि बात हो क्या रही है. अब ये जो पोर्शन है नेफ्रॉन का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 20 to 30% ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम. तो अब ये सारा अगर आप ब्लॉक कर देते हो तो सारा सोडियम यूरिन में बाहर, एंड along with this a lot of water, which means diuresis. And also you have to be very aware of the fact कि इसी segment में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी reabsorption होती है. So if you use a drug such as furosemide, which is the prototype of the drug, and there are other drugs as well such as bumetanide and torsemide, they are also sulfonamide derivatives. Ethacrenic acid is a phenoxyacetic acid derivative. It's a different class. It is not a sulfonamide, but act as the same mechanism. Loop diuretics inhibit the co-transport at this particular channel. So you do not absorb sodium, you do not absorb potassium, you do not absorb chloride. Okay? इसका effect ये होगा कि there is massive sodium chloride loss in the urine and blood volume may be significantly reduced. क्योंकि अगर सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड ये सब यूरिन में जा रहे हैं, so they will drag a lot of water along with themselves, which will lead to diuresis, और आपके बॉडी का वॉल्यूम कम होगा. इसीलिए तो इसको एडिमा की कंडीशन में यूज करते हैं. So if somebody is having edema, उनके बॉडी कंपार्टमेंट से आपको लिक्विड निकालना है, so you use loop diuretic, furosemide देते हैं. हार्ट फेलियर, एडिमा डेवलप हो रहा है, furosemide का इंजेक्शन. So all these things you should know. Okay? So यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है. It will lead to hypokalemia because there is presentation, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बट ये पढ़ना जरूरी है. The presentation of large amount of sodium to the collecting tubule may result in significant potassium and excretion of protons. Therefore there will be hypokalemia and alkalosis. तो ये जो बात मैंने सारी आपको यहाँ समझाई थी, ये वाला सारा डिस्कशन कि if you block this particular channel, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो यूरिन में सोडियम यहाँ कलेक्टिंग डक्ट तक ज्यादा पहुंचेगा. जब सोडियम ज्यादा पहुंचेगा तो वो एब्सॉर्ब होने की कोशिश करेगा इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम एंड हाइड्रोजन. सो you basically lose a lot of potassium, a lot of hydrogen if you use furosemide. इसका मतलब ये है कि यूरिन में there will be acidity लेकिन बॉडी में there will be alkalosis. यूरिन में there will be hyperkalemia, a lot of potassium, लेकिन बॉडी में there will be hypokalemia. So मैं बार बार कहता हूँ फिजियोलॉजी में, फार्मा में चीजें कॉन्टेक्चुअल होती हैं. यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूज ऑफ लूप डायरेटिक्स लीड टू मोर पोटेशियम इन द यूरिन, अब जुमला कंप्लीट हुआ. यूज ऑफ लूप डायरेटिक्स लीड टू लो पोटेशियम इन द ब्लड, अब जुमला कंप्लीट हुआ. सो यही लूप डायरेटिक्स है, इसके साथ हाई पोटेशियम का जुमला भी फिट आ रहा है लेकिन कहाँ? यूरिन में. इसी के साथ लो पोटेशियम का जुमला भी फिट आ रहा है लेकिन कहाँ? ब्लड में. एसिडोसिस का जुमला भी फिट आ रहा है यूरिन में. अल्कलोसिस का जुमला भी फिट आ रहा है ब्लड में. सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू इंटरप्रेट एंड हाउ टू डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ड्रग और इन फिजियोलॉजी. सो कॉन्टेक्चुअल चीजें होती है. क्लिनिकल यूज, जब कभी देयर इज अ डैमेज स्टेज सच एज हार्ट फेलियर, एसाइटिस, acute pulmonary edema, आपको बॉडी से लिक्विड निकालना है, यूज furosemide. That's the bottom line. और कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है. That's done. But remember the side effects. Obviously, it can lead to hypokalemic metabolic alkalosis. So remember this. You may need to correct the potassium levels if you are using furosemide. Okay? Now, because large amount of sodium are presenting to the collecting tubule, ये बात हम कर चुके हैं already. एक दफा दोबारा ये बात डिस्कस हो रही है. You have to consider that there will be potassium wasting. So low potassium in the blood.
That's all basically. Ototoxicity is a reported side effect. Remember this यार, ये याद रखना पड़ेगा आपको. Furosemide ototoxicity. Okay. Then comes, so we have been going through the proximal convoluted tubule, then the thick ascending limb of Lupo-Hanley, and now the third segment. The third segment that we have to do now is the DCT, distal convoluted tubule. यहाँ क्या होता है, यहाँ भी सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होता है वाया अ पर्टिकुलर चैनल, और वो चैनल ब्लॉक होता है बाय द थायजाइड डायूरेटिक्स. यहाँ पर भी कैल्शियम इस सेगमेंट में रीअब्सॉर्ब होता है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन. ओके, इस सेगमेंट पर डीसीटी पर जो ड्रग काम कर रही है, दैट इज द थायजाइड डायूरेटिक, जिसका प्रोटोटाइप है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, एंड देयर आर सम अदर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स एज वेल. A few derivatives that lack the typical thiazide ring in their structure nevertheless have effects identical to those of the thiazides. Unnecessary जुमला है यार, फार्मा में वैसे इतनी चीजें याद रखने की हैं. The major action of the thiazide is to inhibit the sodium chloride transport distal convoluted tubule में. तो ये भी अगर sodium chloride transport को रोकेगा from the lumen into the blood, then what will happen? यानी this is what we are talking about now, the distal convoluted tubule. तो यहाँ से अब कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, the channel has been blocked. Sodium chloride reabsorb नहीं हो रहा, the channel has been blocked. Actually, not this particular channel. Sorry. Let me take my words back. We are talking about this channel. This is the site of action for thiazide drugs. Okay, sodium chloride channel is blocked. तो ज्यादा सोडियम यहाँ तक पहुंचेगा. Again, जब सोडियम यहाँ ज्यादा पहुंचेगा, so आपकी बॉडी क्या करेगी, उस सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश in replacement for potassium and hydrogen. अगेन सेम थिंग, बॉडी में हाइपोकैलीमिया और हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो अल्कलोसिस, यूरिन में हाइपरकैलीमिया एंड एसिडोसिस. सो दिस टेबल अगेन, इफ यू यूज थायजाइड डायूरेटिक्स, बॉडी पीएच अल्कलोसिस बिकॉज यू आर लूजिंग हाइड्रोजन. यूरिन में पोटेशियम हाई, बॉडी में पोटेशियम लो. ओके, गुड. आई होप दैट यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स? इन फुल डोजेस, थायजाइड प्रोड्यूसेस मॉडरेट but sustained sodium and chloride diuresis. Hypokalemia can happen, metabolic alkalosis, for the reasons I've already told you. Now, reduction in the transport of sodium from lumen into the cell reduces intracellular sodium and promote sodium calcium exchange at the basolateral membrane. So actually overall effect ये होता है कि there is increased calcium reabsorption. This is opposite to what we did in loop diuretics, जहाँ पे calcium और magnesium का effect खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ बढ़ जाएगा. Okay, so try to understand भाई, ये important चीजें हैं. Thiazide also reduces the blood pressure because it is causing diuresis, so blood pressure maintain कर रहा है. That's an important use actually. Chlorothalidone is the long-acting then hydrochlorothiazide and may be particularly valuable in hypertension. Clinical uses इससे क्या है? Hypertension में use करते हैं, and chronic therapy for edematous conditions as well. Chronic renal calcium stone formation can sometimes be controlled with thiazide because they reduce urine calcium concentration. Because calcium की absorption को ये बढ़ाते हैं ना, इसलिए sometimes इनका use in renal stone formation is also appreciated. Massive sodium diuresis with hyponatremia is very uncommon. That's more sort of a problem with the loop diuretics. Calcium, ये जो thiazide diuretic हैं, they are a little milder than the loop diuretics. Okay. Now, what else? The cortical, ये हो गई सारी चीज. Diabetic patients may have significant hyperglycemia. That's one of the side effects as well. Serum uric acid and lipid levels are also increased in some persons. So ये याद रखने पड़ेंगे यार आपको. Combinations of loop agents may result in rapid development of severe hyper. So try not to, unless it is very much necessary. ये ना करो यार कि थायजाइड भी दे रहे हो, लूप डायरेटिक भी, सारा पानी बंदे का बाहर निकालोगे क्या बॉडी से? Don't do that. Okay. Sometimes allergies have been reported because of the sulfonamide component. That's all basically. जो आपको बातें याद रखनी है about the thiazide diuretics, distal convoluted tubule. Now we are into the cortical collecting tubule. ये लास्ट सेक्शन है जिसकी मुझे बात करनी है, cortical collecting tubule की, जिसमें सोडियम भी रीअब्सॉर्ब होता है और साथ एक काम और होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन यूरिन में एक्सक्रीट किया जाता है और पोटेशियम भी एक्सक्रीट किया जाता है. So this is the final segment of the nephron in the last tubular site of sodium reabsorption and it is actually controlled by aldosterone. That's an important point कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन, हाइड्रोजन पोटेशियम की सिक्रीशन, एल्डोस्टेरॉन मीडिएटेड है, एंड एल्डोस्टेरॉन आपको पता है सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. दिस सेगमेंट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर 2 to 5%. सो थोड़ा सा अमाउंट सोडियम का रीअब्सॉर्ब होता है, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट वन. और जो रिसेप्टर है जिससे सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, दैट्स कॉल्ड ENaC रिसेप्टर. तो ये लास्ट पार्ट है, अगर हम
उस डायग्राम पर दोबारा चलें जो हम शुरू से देख रहे हैं. So that's the last part. Here the sodium is reabsorbed in the under the action of aldosterone. That's an important point. और यही वो साइट है जहां पे पोटेशियम भी रिलीज हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है into the urine, और हाइड्रोजन भी. So हम कहते हैं कि this is the site of urine acidification, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ना इसमें, तो यूरिन एसिडिफिकेशन हो रही है. So this is the site where sodium is reabsorbed and there is loss of potassium as well as hydrogen ions. Okay, the collecting tubule is therefore the site of urine acidification and also a site for potassium excretion. The aldosterone receptor and the sodium channels are the site of action of potassium sparing. तो ये जो cortical collecting tubule है, यहाँ जो diuretics काम करते हैं उनका नाम है potassium sparing. मतलब ये कि ये मैंने आपको पहले समझाया ना कि ये पोटेशियम की जान छोड़ देते हैं और बाकी सब पे एक्ट करते हैं. कैसे अभी देखते हैं. पहले इनकी एग्जांपल्स देख लो. पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक की एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड इप्लिरिनोन. They are the steroid derivatives and they act as pharmacologic antagonists to aldosterone in the collecting tubule, जिसकी हम बात कर रहे हैं. By combining with blocking the intracellular aldosterone receptor, ये क्या करते हैं कि ये ENaC से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं. So they reduce the expression of these receptors. So overall effect ज़ाहिर यही होगा कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी. Amiloride and triametrane act by blocking ENaC sodium channels. So they are also, doing the same job but slightly different mechanism. यहाँ expression बंद हो रही है और यहाँ receptor block हो रहे हैं by amiloride or triametrane. Spironolactone and iplirinon have slow onset because they have to go inside the cell और generic expression पे इनको effect करना है, तो they are slow. जबकि जो amiloride और triametrane है, इनका duration of action faster है as compared to the spironolactone and iplirinon. And it explains जहां DNA expression involve होगी, obviously that will be longer mechanism of action. इफेक्ट्स क्या है? ऑल द ड्रग्स इन दिस क्लास, चाहे आप बात कर रहे हैं स्पाइरोनोलैक्टोन की, इप्लिरिनोन की, या एमिलोराइड और ट्राइमेट्रेन की, व्हाट दे डू इज दे कॉज एन इंक्रीज इन द सोडियम क्लियरेंस, व्हिच मींस सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगी और लूज होगी यूरिन में, एंड ए डिक्रीज इन पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीशन. देखो ये सेल है और यहाँ से सोडियम ने अब एक्सक्रीट होना है यूरिन में और पोटेशियम और हाइड्रोजन जो है बॉडी में ही रहेंगे, इसीलिए तो इसको बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग. यानी ये वो वाहिद क्लास होगी अभी तक जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे जो एक्चुअली हाइपोकैलेमिया कॉज नहीं करेगी बल्कि हाइपरकैलेमिया कॉज करेगी. तो अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं तो अभी आपको समझ में आना चाहिए दिस वन कि जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स हैं दे विल कॉज बॉडी पीएच एसिडोसिस, क्योंकि हाइड्रोजन अब एक्सक्रीट नहीं हो रहा और यूरिन में पोटेशियम लो होगा लेकिन ब्लड में पोटेशियम हाई होगा. सो दैट विल कॉज हाइपरकैलेमिया बिकॉज देयर विल बी हाई पोटेशियम लेवल्स इन द ब्लड. ओके, सो ये है कॉन्सेप्ट पोटेशियम स्पेयरिंग का, बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टिंग पोटेशियम. सो ना पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा है ना हाइड्रोजन एक्सक्रीट हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉडी में एक्यूमुलेट होगा विल लीड टू एसिडोसिस और पोटेशियम भी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा विल लीड टू हाइपरकैलेमिया. ओके, everything is linked with physiology, and obviously unless you don't study physiology carefully you will not be able to understand it. So toxicities क्या हो सकती हैं? पोटेशियम, अब ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया ड्रग का तो आपको टॉक्सिसिटी, क्लिनिकल यूजेज ये सब समझ में आएंगे. यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई ड्रग यूज कर रहे हैं जो हाइपरकैलेमिया कर रही है यानी बॉडी में पोटेशियम के लेवल को बढ़ा रही है, सो ऑब्वियसली दैट्स अ सीरियस थिंग. अगर ये ड्रग आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज करेंगे सो बॉडी में हाइपरकैलेमिया होगा, कार्डियक फंक्शन अफेक्ट होंगे. ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है ना. अब ये भी देख लेते हैं जरा कि ये कब कब ड्रग यूज की जाती है. सो पोटेशियम वेस्टिंग कॉज्ड बाय क्रॉनिक थेरेपी विद लूप डायरेटिक में मैंने आपको बताया था पोटेशियम लूज होता है. थायराइड डायरेटिक में मैंने आपको समझाया कि पोटेशियम लूज होता है. अगर पोटेशियम लूज हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया होगा. उसके लिए आप पेशेंट को ऑब्वियसली कहेंगे भाई पोटेशियम वाली डाइट ज्यादा इस्तेमाल करो, पोटेशियम के इंजेक्शंस देंगे. लेकिन उससे भी अगर पोटेशियम कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आपको लूप डायरेटिक और थायराइड डायरेटिक को रिप्लेस करना पड़ेगा परहैप्स by the use of potassium sparing diuretics. और किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं इन डायरेटिक्स को? एल्डोस्टेरोनिज्म. सो एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब ये है कि मोर एंड मोर एल्डोस्टेरोन इज वर्किंग, सो यू हैव टू ब्लॉक द एल्डोस्टेरोन एंड दैट यू कैन डू बाय यूजिंग पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. ठीक है, और साइड इफेक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हाइपरकैलेमिया बिकॉज दिस हाइपरकैलेमिया कैन कॉज इवन कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज एंड डेथ. सो इसी तरह ये बात अब आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज हाइपरकैलेमिया इज सच अ सीरियस साइड इफेक्ट. These drugs should never be given with potassium supplements. यानी ये ना हो कि आप एक तरफ से पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स दे रहे हैं
उससे भी पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है, प्लस आप पेशेंट को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं पोटेशियम के, प्लस आप पेशेंट को डाइट भी वो रेकमेंड कर रहे हैं जिसमें पोटेशियम हो, तो पेशेंट का फिर जो है ना हो गया काम। अदर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट सच एज angiotensin inhibitors or angiotensin receptor blockers, if used at all, should be used with caution as well, because वो भी पोटेशियम लेवल को बढ़ाएंगे, ये भी पोटेशियम लेवल को बढ़ाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पोटेशियम लेवल डिस्टर्ब होता है इन ड्रग्स के यूज करने से। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इनका काम ये होता है कि ये फिल्टर होके नेफ्रॉन के ल्यूमेन में आते हैं एंड दे कॉज ऑस्मोसिस। काफी सारा सॉल्यूट भी लूज होता है और काफी सारा वाटर भी लूज होता है। सो मैनिटोल इसकी एग्जांपल है, इज अ प्रोटोटाइप, और इसका इफेक्ट ये है कि देयर इज हाई वॉल्यूम यूरिन, बिकॉज ऑस्मोसिस की वजह से देयर इज एक्सेलरेटेड यूरिन फॉर्मेशन, हाई वॉल्यूम यूरिन फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ सॉल्ट सिक्रीशन। और ये इसका क्लिनिकल यूज उन कंडीशंस में है जब आपको किडनी को एक्चुअली फ्लश करना हो। अब ये मैं एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल दूंगा, बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन। आप टॉयलेट जाते हैं, if you are passing feces, if they are very solid feces, you have to flush the toilet quite many times so that you get rid of those solid fecal material, you know। इसी तरह फ्लश जब किडनी को करना हो, बात ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें किडनी में भी कुछ सॉलिड चीजें जम जाती हैं। सो फॉर एग्जांपल, if there is tumor lysis syndrome, so there may be blockage in the nephron. If there is rhabdomyolysis, if there is severe hemolysis, so ये नेफ्रॉन ब्लॉक हो सकता है। अब इस नेफ्रॉन को आपको बहुत सारे यूरिन से फ्लश करना है। इन दैट कंडीशन यू यूज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। सो ऑस्मोटिक डायूरेटिक काम इस तरह करते हैं कि दे कम इनटू द नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन में आते हैं और यहाँ दे हैव एन ऑस्मोटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से दे पुल वाटर इनसाइड द नेफ्रॉन एंड दे रिलीज वेरी हाई वॉल्यूम यूरिन। ओके, सो दैट्स हाउ दे वर्क, एंड मैंने आपको इसके यूजेस बताए। देन देयर इज अनदर कैटेगरी व्हिच इज SGL2 antagonist. एक पैराग्राफ ये रह गया, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंटरस्टेलर कंपार्टमेंट टू द हाइपोनेट्रीमिया एंड पल्मोनरी एडिमा, द वाटर इज एक्सक्रीटेड, हाइपरनेट्रीमिया में फॉलो। बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि बिकॉज वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट हो जाता है, सो उसकी वजह से पीछे देयर मे बी इन द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज सच एज हाइपरनेट्रीमिया लीडिंग टू हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स मेक सेंस। SGLT2 एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2 इज एन इंपॉर्टेंट इन रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। सो अगर आप इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करोगे तो ग्लूकोज बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, यूरिन में निकल जाएगी। फायदा इसका ये है कि डायबिटीज में दिस इज गुड, वी वांट दिस, कि आप ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते। एक नुकसान ये है कि जब यूरिन में ग्लूकोज लूज होगा, सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ UTI। एग्जांपल्स इस तरह के ड्रग्स की हैं, dapagliflozin, canagliflozin and empagliflozin। अजीब अजीब से नाम है, बट बहरहाल चूंकि हैं तो आपको याद करना है। Now the last category which I have to discuss is the anti-diuretic hormone agonist and anti-diuretic hormone antagonist। अब देखो, लफ्ज ADH का मतलब है एंटी डायोरेटिक, यानी ये यूरिन बनने के खिलाफ है, सो डायरेसिस के अगेंस्ट है। एंटी डायोरेटिक, सो ये एक ऐसा हार्मोन है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जो वाटर एब्जॉर्ब करवाता है फ्रॉम द नेफ्रॉन इनटू द बॉडी, ताकि यूरिन कम बने और पानी एब्जॉर्ब हो। तो जो एंटागोनिस्ट है वो भी यही काम करेंगे, है ना। अब एगोनिस्ट यही काम करेंगे और एंटागोनिस्ट इसका अपोजिट काम करेंगे। यानी जब आप एगोनिस्ट दोगे तो ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगी। अगर आप एंटागोनिस्ट दोगे तो कम वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगी। ओके, सो एगोनिस्ट की एग्जांपल है डेस्मोप्रेसिन और खुद एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये भी सिंथेटिक फॉर्म में अवेलेबल होता है। सो दीज आर द एगोनिस्ट, और ये पैरेंटली दिए जाते हैं। और एंटागोनिस्ट की एग्जांपल है टोल्वेप्टान एंड कोनिवेप्टान, ये दीज आर द ADH एंटागोनिस्ट। ADH फैसिलिटेट, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय फैसिलिटेशन ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स इन द सेल्स, सो दैट ये जो एक्वापोरिन चैनल्स की तादाद बढ़ जाएगी, पानी ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा। सो इफ यू आर यूजिंग एगोनिस्ट such as ADH या desmopressin, it will reduce the urine volume क्योंकि पानी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। और the ADH and desmopressin are useful in pituitary diabetes insipidus। Pituitary diabetes insipidus में मसला ये है कि there is no ADH, so the kidney is basically losing a lot of water। अब इस losing of water वाले सिनेरियो को रिवर्स करने के लिए आप सिंथेटिक ADH देंगे या desmopressin देंगे तो पानी रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, and that's the end of the story, है ना। They are of no use in the nephrogenic। ये important point है यार। देखो, ये किडनी ऐसे काम करती है कि ADH आता है हायर सेंटर से और किडनी पे काम करता है और वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। अब अगर ADH नहीं है
तो आप एडीएच दे दोगे और वो जाके किडनी पे काम करना शुरू करेगा, यानी पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडिस में इट विल वर्क। लेकिन अगर किडनी ही ढीठ बनी हुई है, किडनी ही को रेजिस्टेंस है कि वो एडीएच बॉडी में है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, ऐसी सिचुएशन में अगर आप एडीएच दोगे तो घंटा नहीं कोई फर्क पड़ना। उसका रीजन ये है क्योंकि किडनी मूड में ही नहीं है, किडनी को एक्शन करना ही नहीं है, वो रेजिस्ट कर रही है, तो बॉडी का अपना एडीएच भी काम नहीं कर रहा, आप जो एडीएच दोगे वो भी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे डायबिटीज है, अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, ये सेल है और ये रेजिस्टेंट है इंसुलिन से, तो आप बाहर से एक्सोजेनस इंसुलिन जितना भी दे दो, इट्स नॉट गोना वर्क। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडीएच है या डेस्मोप्रेसिन है, इट वर्क्स ओनली इन पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडिस, नॉट इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस, क्योंकि नेफ्रोजेनिक में किडनी ढीठ हुई है, उसने एक्शन करना ही नहीं है, उसको रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है एडीएच पर, ठीक है। अच्छा, एंटागोनिस्ट जो है वो एडीएच के काम को रोकेंगे, सो दे विल अपोज द एक्शन ऑफ द एडीएच, व्हिच मींस दे विल लूज अ लॉट ऑफ वाटर इन द यूरिन, ठीक है ना, ये कहानी होनी है। सच पेप्टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड by certain tumors in the body. The syndrome of inappropriate ADH secretion. This is a condition जिसमें बहुत सारा ADH बन रहा होता है, अब आपको जरूरत पड़ती है ADH के एक्शन को रोकने की, and you use the antagonist. Okay, so that's where you use it. Okay, now it causes hyponatremia and can be treated by dimethylcycline, and so you use these drugs to stop the action of ADH because you are producing ADH because of a tumor condition. So, say for example, a patient has lung cancer and the person is developing SIDH syndrome. So, this person is making unnecessary high amounts of ADH. Now, you need to block it. So, use Conivaptan or Tolvaptan. Lithium use किया है, मतलब ट्रेडिशनली हिस्ट्री में अगर आप देखें, बट इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं यार, तो अब ये यूज नहीं करते, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, so it's not no more used. Okay. Now, toxicity, ADH, again, you should be able to comprehend that in the presence of ADH or desmopressin, a large water load may cause dangerous hyponatremia. Because ये क्या करेंगे, ADH और desmopressin water को body के अंदर डालेंगे, reabsorb करवाएंगे, so hyponatremia हो सकता है, जिसकी वजह से hyponatremia associated issues हो सकते हैं. Okay, it can also aggravate hypertension, क्योंकि पानी ज्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ेगा। अगर किसी को if somebody is in heart failure, तो वो हार्ट फेलियर भी एग्रेवेट हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर में मसला हो सकता है, एंड हाइपोनेट्रीमिया तो होगा ही। देन इफ वी टॉक अबाउट Conivaptan and Tolvaptan, they may cause demyelination with serious neurologic consequences if hyponatremia is corrected too rapidly. Now, जाहिर है आप ये ड्रग्स उस वक्त यूज करेंगे जब there was a lot of ADH in the body. उस ADH के बहुत ज्यादा होने से, यानी किसी को ट्यूमर है तो बॉडी में सिंड्रोम ऑफ inappropriate ADH है, so they have very high volumes of ADH in the body, और इसकी वजह से बहुत सारा वाटर reabsorb हुआ बॉडी में, so there is hyponatremia. Now इस पेशेंट को आपने ड्रग्स दी जो ब्लॉक कर रही है ADH के फंक्शन को, अगर ये आपने बहुत रैपिडली कर लिया तो हाइपोनेट्रीमिया बहुत रैपिडली करेक्ट हो जाएगा, और इसके रैपिडली करेक्ट होने से देयर कैन बी demyelination in the nervous tract. So these are the side effects that you have to remember. So I've tried to link the whole pharmacology series with a lot of physiology. So ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको फिजियोलॉजी पहले पढ़नी है, फिर आपको फार्माकोलॉजी समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी, पेशेंट को सही से ट्रीट नहीं कर पाओगे, एग्जाम में आंसर्स ठीक से नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलो अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ, ये चैप्टर खत्म हो गया, अगले चैप्टर में मुलाकात होगी बहुत जल्द, अपना ख्याल रखना।